सैद की वापसी तक मैं और रुश वक्फे वक्फे से स्टारलाइट टेलीस्कोप की मदद से पहाड़ी ढलानों का जायजा लेते रहे। स्टारलाइट टेलीस्कोप का मुस्तकिल इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता था कि वो बैटरी के जरिए कारआमद होती थी और बैटरी एग्जॉस्ट होने के बाद दूरबीन भी बेकार होकर रह जाती। सैद के वापस आते ही मैंने उससे कहा कि दरिया की जानिब वाली ढलान पर चंद अफराद को छोड़कर अपने तमाम आदमियों के साथ मेरे पास वापस आ जाए। उसने बेचूं चरा मेरे कहने पर अमल किया। मैंने फलस्तीनियों को जरूरी हिदायत दी और रुश और सैद को लेकर पहाड़ी का जायजा लेने निकल खड़ा हुआ। पहाड़ी की चोटी पर चलने के दौरान रुश को मेरी इस बात पर यकीन आ गया कि पहाड़ियां गैर कुदरती हैं। वो बोला, ये तो वाकई इतनी हमवार हैं कि इसके नीचे किसी बाकायदा तामीर का यकीन करना पड़ता है। मैंने कहा, ये जो बाज़ मकामात पर गोल उभरे हुए मीनारे नजर आ रहे हैं, ये उस फसील की बुर्जियां हो सकती हैं। रुश ने उस बात में सर हिलाकर मेरी बात की तायद की। सैद ने कहा, मेरा ख्याल है जनाब के हर बुर्जी पर एक आदमी को तैनात कर देना चाहिए। मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। तुम जाकर अपने आदमियों को हिदायत दे दो। सैद चला गया और जरा ही देर बाद बड़ी खामोशी से 3 अफराद बुर्जियों के अकब में पोजीशन संभाल चुके थे। सैद ने कहा, हमने आदमी तो तैनात कर दिए हैं जनाब, लेकिन असलहे की कमी कैसे पूरी की जाए। मैं कुछ सोचते हुए बोला, इसकी एक ही सूरत है और वो ये कि हम अपनी पोजीशन से फायदा उठाएं। सैद ने पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, दुश्मन नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और खुली जगह में होगा, जबकि हमारे आदमियों को आड़ मैसर होगी। उनके लिए हम पर फायर करना जरूरी होगा, उसके बगैर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, जबकि हमारे लिए ये कतई जरूरी नहीं होगा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर फायर ही करें। सैद ने बड़े जोश से कहा, मैं समझ गया जनाब, आपका मतलब है कि हम बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर भी उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक सकेंगे। मैंने खुश होकर कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया सैद, मैं इसी इम्कान पर गौर कर रहा था। वो बोला, आपने बहुत उम्दा तरकीब सोची है जनाब। दरअसल हम असलहे के इतने आदी हो गए हैं कि अब कोई सादा सी बात भी मुश्किल ही से सुझाई देती है। मैंने कहा, जरूरत इजाद की माँ वाला मुहावरा ऐसे ही मौके के लिए इजाद किया गया है। सैद हंस पड़ा, बोला, मैं भी जाकर अपने लोगों को हिदायत देता हूँ, और वो तेजी से मोर्चों की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद रुश ने कहा, सैद एक निचली सतह का आदमी है अली, इसे इतना ज्यादा मुंह मत लगाओ। मैंने कहा, मत भूलो रुश कि इंचार्ज मैं हूँ। फ्रांस में तुम इंचार्ज थे और तुमने जो चाहा किया, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। रुश की तेवरियों पर बल पड़ गए। ओह, मुझे याद है नूरी सलामी के कत्ल पर तुमने किस रद्द अमल का इजहार किया था। क्या तुम इस तरह मुझसे बदला ले रहे हो? मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, मौत का बदला मौत होता है रुश, मैं तुमसे किसी चीज का बदला नहीं ले रहा। इस मिशन की कामयाबी के लिए जो मैं मुनासिब समझूंगा करूंगा। उसने हठ धर्मी से कहा, तुमने उस वक्त भी मेरे उस अमल पर एतराज किया था और इस वक्त उस वाक़े का हवाला देने से जाहिर होता है कि तुम अभी तक उस वाक़े को नहीं भूले। मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे काम करने के अंदाज पर उस वक्त भी एतराज था और आज भी मैं तुमसे मुतमईन नहीं हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारे उस अमल पर एतराज किया था, उसी तरह तुमने भी मेरे काम करने के अंदाज पर एतराज किया है। जिस तरह तुमने उस वक्त अपने इंचार्ज होने का हवाला दिया था, उसी तरह मैंने इस वक्त अपने इंचार्ज होने का हवाला दिया है। जिस तरह मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की थी, तुम्हें चाहिए कि बिल्कुल उसी तरह इस वक्त तुम भी खामोशी इख्तियार कर लो। रुश के चेहरे पर जलजले के से आसार नजर आए। बोला, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे रुश पर बड़ा शदीद गुस्सा आया। कोई और मौका होता तो मैं सजा दिए बगैर न रहता, मगर उस वक्त मैं मसलहत के हाथों मजबूर था। मैंने खून के घूंट पीते हुए नरम लहजे में कहा, हम एक ही मकसद के हुसूल के लिए कोशां हैं रुश। इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, हर एक के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि हम एक दूसरे से उलझ जाएं। हमारा ये काम नहीं है कि एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करें। हम एक तंजीम के मातहत हैं। अगर हमें एक दूसरे से कोई शिकायत हो भी तो हमें चाहिए कि तंजीम के बड़ों से रुजू करें। किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी तो वो करेंगे। वो बोला, तुम तंजीम के बड़ों को मानते ही कब हो? एक बार पहले भी तुम तंजीम में शामिल होकर उससे अलहदा हो चुके हो, क्या पता फिर कब अलहदा हो जाओ। मैंने एक तवील सांस लेकर अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की। कहा, तुम कोई नई बात नहीं कर रहे हो रुश। जिन लोगों ने मुझे दोबारा तंजीम में कबूल किया है वो भी इस हकीकत से वाकिफ थे। अगर मैं किसी इख्तिलाफ की बिना पर तंजीम से अलहदा हो गया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने अपने लिए किसी और मंजिल का तयन कर लिया था। मैंने रास्ता जरूर तब्दील किया था, लेकिन हमारी मंजिल कल भी एक थी, आज भी एक है। रुश ने कहा, मुझे रास्तों और मंजिलों की भूल भुलैयों में भटकाने की कोशिश मत करो। हम कल भी तंजीम के साथ थे और आज भी तंजीम के साथ हैं। तुम्हारा कुछ पता नहीं कब अलहदा हो जाओ। सैद ने हैरत से कहा, क्या बात हो गई जनाब? वो अभी अभी वापस आया था और उसने रुश का जुमला सुन लिया था। रुश ने बड़े खराब लहजे में कहा, जो बात तुमसे मुतल्लिक नहीं है उसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। मैं बुरी तरह भिन्न आ गया।
रुश मेरी मजबूरी से बुरी तरह फायदा उठा रहा था। वो तबन ब्लैकमेलर था। उसे अंदाजा था कि इस मौके पर मैं उससे बिगाड़ मोल नहीं लूंगा, इसलिए अपनी हुदूद से इस कदर तजावुज किए जा रहा था। मैंने एक बार फिर जब्त का मुजाहरा किया और रुश की हरकत का इजाला करने के लिए इजहार अपनायत के तौर पर सैद के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे सवाल किया, तुमने अपने लोगों को हिदायत दे दी सैद? सैद ने सर झुकाकर आहिस्तगी से जवाब दिया, जी हाँ जनाब, उन्होंने बहुत से पत्थर जमा कर लिए हैं, अब वो असलहे के बगैर भी यहूदियों को ऊपर पहुंचने से रोक सकते हैं। मेरे लिए कोई और हुक्म? मैंने कहा, हम में से किसी को महज इसलिए इंचार्ज बनाया जाता है कि हम अफरा तफरी का शिकार न होने पाएं। मेरे इंचार्ज होने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ। तुम सब मेरे साथी हो, हम एक मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे अपनी बड़ाई जताने का कोई खप्त नहीं है। तुम में से कोई भी किसी भी वक्त मुझे कोई मशवरा दे सकता है। अहमद रुश के हलक से गुर्राहट निकली और सैद ने सर झुका लिया। मैं उसके दिल से रुश की बात का तासुर जायल नहीं कर सका था। रुश गुर्राया, मुझे तुम बार बार इंचार्ज होने का हवाला देकर एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हो और दूसरों के साथ तुम्हारा रवैया बिल्कुल बरक्स है। मैंने फिर नरमी से कहा, तुम भी मेरे साथी हो रुश, मैं तुमसे भी ताउन की तवक्को रखता हूँ। वो बोला, तुम्हारे कौल और फेल में तजाद है। तुम जो कुछ कह रहे हो वो सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा हर अमल मेरे जज्बात को मजरूह करने के लिए है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मैं किसी तरह तुम्हारी गलत फहमी का इजाला कर सकता। रुश ने जहरीले लहजे में कहा, मुझे धोखा देना आसान नहीं है अली। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें दूसरों के लिए उठा रखो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, मेरे बाद तुम ही इंचार्ज हो रुश। हमारे दरमियान इख्तलाफात की यही सूरत रही तो हम दुश्मन का मुकाबला किस तरह करेंगे? वो बोला, मुझे तुम्हारा नायब खुसूसी बनाया गया था, लेकिन तुम्हारा तर्ज अमल जाहिर करता है कि मेरी हैसियत एक आम रुकन से भी गई गुजरी है। मैंने कहा, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ LL01 को तबाह कर दिया और मैंने तुमसे कुछ न कहा। तुम आखिर मुझसे और क्या तवक्को रखते हो? वो बोला, उसके लिए तो तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं जरा सी भी ताखीर करता तो हम खुद तबाह हो जाते। मैंने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता रुश, ताहम इंचार्ज की इजाजत के बगैर कोई इतना बड़ा कदम उठाना बहरहाल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है जिस पर मैंने तुमसे जवाब तलब नहीं किया। वो बोला, यही तो इम्तियाजी सलूक है जिसने मुझे तुमसे बरगश्ता किया है। सैद ने भी तुम्हारे अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी मगर तुमने उसे दादे तहसीन से नवाजा। मैंने कहा, तुम गलत बयानी कर रहे हो रुश। मैंने उससे फौरी तौर पर जवाब तलब किया था। अगर उसकी वजाहत नाकाबिल कबूल होती तो मैं उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी कर सकता था। वो बोला, तुम किसी के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। अपनी हद से बड़ी हुई नरम दिली की वजह से तुम ऐसे किसी भी मिशन के लिए नाअहल हो। मैंने कहा, मैं जितना नरम दिल हूँ रुश, उससे कहीं ज्यादा शफ़ाक भी हूँ। तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मैं किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता। वो बोला, जबान से कहना जितना आसान होता है, अमल करना उतना आसान नहीं होता। इंचार्ज अगर सख्त ना हो तो मातहत बगावत कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ ना होता तो कोई तुम्हारा हुक्म नहीं मानता। रुश का अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा था कि वो जबान से नहीं मानेगा। मैंने उसे राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश करके देख ली थी, ताहम आखिरी कोशिश करना जरूरी समझते हुए मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझसे इंतहाई शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? हम अपने झगड़े बाद में भी तय कर सकते हैं। वो बोला, तुमने मेरी तजलील करने की दानिस्ता कोशिश की है। झगड़ा निमटने की वाहिद सूरत यह है कि तुम इसकी तलाफी करो। मैंने इंतहाई नरमी से कहा, अगर मेरी किसी बात से तुमने तौहीन महसूस की है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने को भी तैयार हूँ। सैद हैरत से मुझे देख रहा था। रुश मक्कारी से मुस्कुराया, बोला, मैंने माफी मांगने की बात नहीं की, तुमने मेरी तौहीन की है और तुम्हें उसकी तलाफी करना होगी। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, इस मिशन की कामयाबी की खातिर मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए भी मजबूर हूँ। बताओ मैं तलाफी करने के लिए क्या करूँ? रुश ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे इंचार्ज बना दो। AK-47 के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैंने जारहाना अंदाज में कहा, रुश तुमने हर हद उबूर कर ली, मेरी कुव्वत बर्दाश्त को आजमाने की कोशिश मत करो। रुश ने जहरखंद लहजे में कहा, तुमने अपनी पोजीशन से नाजायज फायदा उठाया था, अब इसकी तलाफी की यही एक सूरत है। मैंने एक बार फिर नरम पड़ते हुए कहा, मेरी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रुश के इंचार्ज कौन है, मैं तो सिर्फ यहूदियों को शिकस्त खूरदा देखना चाहता हूँ। वो बोला, मैं तुम्हारी दिफाई हिकमत अमली के खिलाफ हूँ, इस तरह हम कभी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे, हमें चाहिए कि उन पर यकलख्त टूट पड़े। मैंने कहा, तुम मुझसे इख्तिलाफ जरूर कर सकते हो मगर मुझ पर अपना कोई फैसला थोप नहीं सकते, मैं वही करूंगा जो मुनासिब समझूंगा। वो बोला, बस तो फिर तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरी बात मान जाओ और अपनी जगह मुझे इंचार्ज बना दो। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, तुम्हारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा रुश। मगर मेरे लहजे की तह में जो तूफान मचल रहा था, रुश उनसे बेखबर था। रुश ने सरकशी की इंतहा करते हुए कहा, तो फिर मजबूरन मुझे ये ऐलान करना पड़ेगा कि अब मैं इंचार्ज हूँ। तुम में इतनी सलाहियत नहीं कि कोई जंग जीत सको।
सैयद हैरत से गूंग खड़ा था। वो कभी मेरी तरफ और कभी रुश की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर उसका किरदार क्या होना चाहिए। अचानक मैं सैयद की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, मैं तुम लोगों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं रज़ाकाराना तौर पर अहमद रुश के हक में दस्तबरदार हो रहा हूँ। अब यही इंचार्ज हैं। रुश ने एक बुलंद कहकहा लगाया। बोला, अगर तुम पहले ही ये फैसला कर लेते तो। वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। मैंने अचानक ही पलटकर उस पर हमला कर दिया। मेरी दाईं लात पूरी कुव्वत से उसके दाएं हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में मौजूद AK-47 राइफल उसके हाथ से निकल गई। मेरा अगला निशाना उसकी कनपटी थी। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसकी कनपटी पर एक घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा बिल्कुल सही जगह पर लगा था। उसकी आंखों में तारे नाच गए होंगे। वो तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, इस बिरते पर तुम्हें इंचार्ज बनने का शौक चुराया था। अहमद रुश ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। वो जमीन पर पड़ा पलकें झपका रहा था। जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसके लिए बड़ा गैर मुतवक्के था। मैंने कहा, तुम गवाह रहना सैयद। मैंने इसे समझाने की इंतहा कर दी थी और बहुत मजबूर होकर मैंने इस पर हाथ उठाया। सैयद ने कहा, दर हकीकत आपने इंतहा कर दी थी जनाब। मैं तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त पर हैरान हो रहा हूँ। उसने आवाज आहिस्ता रखी ताकि रुश न सुन सके। मैंने कहा, मैं ग्रुप बंदी पसंद नहीं करता सैयद। सरकशी बर्दाश्त करना भी मेरे लिए नामुमकिन है, मगर इस वक्त हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं उसके तहत मैं आपस में तसादुम से बचना चाह रहा था। रोश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने बेखबरी में मुझ पर हमला किया है। मुझे मालूम था कि इस वक्त उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना आसान नहीं होगा। उसे चक्कर आ रहे होंगे। यही घूंसा अगर मैंने जरा ज्यादा कुव्वत से मारा होता तो वो बेहोश हो गया होता, मगर मैंने आखिरी वक्त में भी उसके साथ रियायती सलूक किया। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारी तरह मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ रुश। असलहे के बल पर निहत्ते लोगों को खौफजदा करना और उनकी जानों से खेलना मेरा शेवा नहीं। रुश ने कहा, अगर तुमने मुझे ललकार कर मुझ पर हमला किया होता तो मैं देखता कि तुम कितने बहादुर हो। अपने पैरों पर खड़ा न हो सकने के बावजूद उसकी जबान काबू में नहीं आ रही थी। मैंने उसके हाथ से गिरी हुई राइफल उठाते हुए कहा, अब मैंने तुम्हें सीधा करने का फैसला कर लिया है रुश। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें अगला सबक भी दूंगा। रुश उकड़ू बैठा हुआ था और उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। इस बार उसने मेरी बात के जवाब में कुछ भी न कहा। मैंने दबंग अंदाज में कहा, और अब मैं इंचार्ज की हैसियत से तुम्हें माजूल कर रहा हूँ। मेरे नायब अब तुम नहीं सैयद होगा। रुश अचानक ही उठ खड़ा हुआ, मगर वो अब भी झूम रहा था, जिसका मतलब था कि अभी तक वो खुद पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका। उसने झूमते हुए कहा, मुझे माजूल करना तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। मुझे हाई कमान ने तुम्हारा नायब मुकर्रर किया है और हाई कमान की मर्जी के बगैर माजूल नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, अब मैं ही हाई कमान हूँ। सैयद, इसे किसी मुनासिब मोर्चे पर तैनात कर दो। सैयद मखमसे में फंस गया। अहमद रुश बहरहाल तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में एक नुमाया हैसियत का हामिल था। उसने बहुत से कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। ये अलग बात है कि अपनी हर मुहिम के दौरान उसने कत्ल वारतगरी का बाजार गर्म किए रखा। यही वजह थी कि यहूदी मुझसे ज्यादा उसके जानी दुश्मन थे। मुस्तकिलन तंजीम से वाबस्ता रहने के बायस उसका तंजीम में भी एक अहम मकाम था और मुझे मालूम था कि उससे तहक्कुमाना लहजे में बात करना सैयद के लिए एक निहायत मुश्किल मरहला साबित होगा। सैयद को झिझकते देख कर मैंने कहा, चलो रहने दो, ये नेक काम मैं खुद सरंजाम दे लूंगा। मैं अहमद रुश की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा, चलो। मैंने राइफल से उसे चलने का इशारा किया। रुश गौर आया, इस बात को याद रखना कि तुमने बंदूक की नाल पर मुझसे अपनी बात तस्लीम करवाई। मैंने अपनी AK-47 सैयद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आतिशी असलहा तो कमजोरों के लिए बनाया गया है रुश। मैं तो सबसे ज्यादा अपने हाथों पर भरोसा करने का कायल हूँ। आओ। मैंने उसे ललकारा। अहमद रुश के होश उड़ गए। वो आगे बढ़ते हुए कतरा रहा था। वो लाख बदअकल सही, मगर इतनी बात तो उसकी समझ में आ चुकी थी कि वो जिस्मानी कुव्वत के एतबार से मुझसे बरतर नहीं था। रुश ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता। हमारे इख्तिलाफात से दुश्मन को फायदा पहुंच सकता है। बेख्तियार मेरा जी चाहा कि एक जोरदार कहकहा लगाऊं, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। मैं कोई भी मौका जाया करने के मूड में नहीं था। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ रुश। तुमने बहुत बरवक्त फैसला किया है। वो बोला, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। इस मुहिम से निपटने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे खौफजदा होने का तसव्वुर भी अजीब लगता है। तुम्हारे नाम की तो इसराइलियों तक पर भी दहशत है। तुम भला क्यों खौफजदा हो सकते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो अपनी मौजूदा हैसियत में रहूंगा, वरना मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नायब खुसूसी इसलिए मुकर्रर किया गया था कि तुम मेरी मदद करो, इसलिए नहीं कि तुम मेरी ही जगह पर काबिज होने की कोशिश करो। जब तक तुम अपनी हुदूद में रहोगे तुम्हारी हैसियत बहाल रहेगी। मुझे किसी से उसके इख्तियारात छीनने का शौक नहीं है। अब ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम अपने लिए क्या पसंद करते हो।
उसने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, मैं कह चुका हूं कि इस मुहिम की हद तक तुमसे ताउन करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा ये वक्त ही बताएगा। मैंने कहा, अहमद रुश को राइफल वापस कर दो सैद। सैद ने बड़े एहतराम से उसे राइफल वापस कर दी। अहमद रुश ने सैद से राइफल झपटी और पलट कर एक तरफ बढ़ता चला गया। मैंने कहा, हमें इस वक्त जिस यकजहती की जरूरत थी, अफसोस वो नहीं रही। सैद ने कहा, मुझे हैरत है जनाब, मिस्टर रुश ने जो कुछ कहा उनसे इसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मैंने बेपरवाही से कहा, छोड़ो, इस किस्म के वाक़यात तो होते ही रहते हैं। ये बताओ कि तुम दिफाई हिकमत अमली से मुतमईन हो? वो बोला, ज़ाती तौर पर तो मैं इसके हक में हूँ कि चांद के गुरूब होने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम जैसा तजुर्बेकार सिपाही मेरे साथ मौजूद हैं। खुद मेरा इरादा भी यही है कि चांद गुरूब होने के बाद हम उन पर हमला करने की कोशिश करें। मैं बाबिल की वादी में देखने लगा, जहाँ काफ़ी फासले पर दरियाए फरात की झाग उड़ाती लहरें चांद की रोशनी में चमकती नजर आ रही थीं। दफतन मैंने कहा, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है सैद? अगर वो लोग हम पर हमला कर बैठे तो क्या नतीजा निकलेगा? सैद ने नपीतुल अंदाज में कहा, इसका इन्हिसार तो उनके अज़्म पर होगा जनाब। अगर मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हमला किया जाए तो एक पलटन भी इन पहाड़ियों को फतह कर सकती है, जबकि इसके बरक्स दुश्मन अगर ना तजुर्बाकारी या अनाड़ीपन का मुजाहिरा करे तो 500 अफराद पर मुश्तमिल बटालियन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा दिफा कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, महारत के बगैर वो हम पर फतह हासिल नहीं कर सकेंगे। सैद ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसके जवाब से अंदाज़ा होता था कि वो जंगी चालों से बखूबी वाकिफ़ है। मैंने अगला सवाल किया, कहा, तुम्हारे ख्याल में हैसनर की क़यादत में ये पहाड़ी फतह की जा सकती है? सैद ने कहा, हैसनर LL एयरलाइंस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसकी सलाहियतों पर तो शुबा नहीं किया जा सकता। ताहम उसके साथ जो लोग हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें अमली तौर पर किसी जंग में हिस्सा लेने का मौका मिला होगा। उनकी अक्सरियत ना तजुर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल है। मैंने पूछा, गोया मजमूई तौर पर उनमें अहलियत नहीं है कि हमसे जंग जीत सकें? सैद ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, इसका इन्हिसार तो उन लोगों के जज्बा कुर्बानी पर है। अगर उनमें सहूनियत पर कुर्बान हो जाने का जज्बा मौजूद है तो हैसनर की क़यादत उनके लिए बहुत काफ़ी होगी। मैंने कहा, कुर्बानी का जज्बा तो हमारे लोगों में भी है और उनसे ज़्यादा है, फिर वो हम पर किस तरह काबू पा सकेंगे? सैद बोला, अददी बरतरी के अलावा उन्हें असलहे की बरतरी भी हासिल है। हमें उन पर सिर्फ ये फ़ौक़ियत है कि हम बेहतर जगह पर हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो हमारे एक भी आदमी को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। कुर्बानी का जज्बा उनमें हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो गासिब हैं, उन्होंने हमारी ज़मीनें गसब की हैं। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। मैंने कहा, ये जज्बा शहादत है सैद, जो मुसलमानों को फतह से हमकनार करता चला आया है, और अल्लाह ने चाहा तो इस महाज पर भी फतह हमारी ही होगी। सैद ने कहा, हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमें इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो हम पूरी तैयारी से आते। हमारे पास एक मार्टर गन भी होती तो हम उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर देते। मैंने कहा, ये गलती तो हुई है सैद, और इसके लिए किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दिया जा सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आखिरी वक्त में ऐसी कोई हरकत कर गुजरेंगे। सैद ने कहा, इन्होंने जो हरकत की है इसका खमियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा।